सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलो एक बार फिर से हम मिलते हैं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारे 2 पीरियड होंगे, ठीक है ना। तो एक तो है हमारा 3rd पीरियड और एक है हमारा 6th पीरियड। तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था, वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण क्या है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये मैंने आपको बताए थे। अच्छा, आपको इनकी स्वरों की मात्राओं के बारे में पता होगा, ठीक है। हेलो, यस मैम। आ रहा है बेटा? सुनाई नहीं आ रहा? अब कुछ शब्द मैं आपको देती हूँ जो कि आपको क्या करना है, उसका वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण, तो अक्षरों को वर्ण कहते हैं ना, अक्षर वर्ण कहलाता है। विच्छेद मतलब उसको अलग करना, ठीक है। तो वर्णों को अलग करना या अक्षरों को अलग करना वो विच्छेद कहलाता है। इसमें मैं आपको शब्द देती हूँ, तो इसमें आप आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? हेलो, निम्न शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। बहुत आसान से शब्द दे रही हूं मैं, उसके आपको वर्ण विच्छेद करना है। उज्ज्वल, मैम शब्द ही नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? शब्द नहीं दिख रहा? यस यस मैम। नहीं दिख रहा है क्या? नो मैम। यस क्लियर नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या आई? क्लियर क्यों नहीं है? ये क्लियर नहीं है? मैम नेक्स्ट धूली है। हाँ, धूली धूली धूली। बड़ा बड़ा लिखूं क्या, और बड़ा बड़ा लिखूं? यस मैम। कौन सा है? आविष्कार पहला है उज्ज्वल। अब और बड़ा करूं क्या? ठीक समझ में आ रहे हैं? यस आ मैम। गए हैं? अच्छा, अनुभूति, ठीक है। अब दुर्गम, कौन सा है? 3rd है आपका आविष्कार। दुर्गम, सुरक्षित, श्रीमान, योद्धा, योद्धा को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये और एक इस तरीके से, योद्धा। क्लियर है? उधर दिख नहीं रहा, कैमरा नीचे करो। कैमरा नीचे करो। अब दिखा? ज्ञानी, कैमरा ऊपर का नहीं दिख रहा। देवत्व, अरे मैम दिख रहा। अब ऊपर का, अब कैमरा ऊपर और ऊपर, अब यस मैम सही है। यस मैम। अब सही है। देखो मैं बोल देती हूँ आपको, शब्द है ना एक बार, तो आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। देखो उज्ज्वल, शब्द समझ में आ रहे हैं? उज्ज्वल, धूली, आविष्कार, अनुभूति, दुर्गम, सुरक्षित, श्रीमान, योद्धा, ज्ञानी, देवत्व। क्लियर? क्लियर है Yes, शब्द? हाँ, यस मैम।
अच्छा, तो ये मैंने आपको 10 शब्द जो दिए हैं, ये मैंने आपको किस लिए दिए हैं? आपको इसका वर्ण विच्छेद करना है। क्लियर? समझ में आया? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब आप इसको, अब ये आप है ना, ये आप उतार लीजिए। ठीक है, इसको आप उतारिए। मैंने आपको संयुक्त व्यंजन भी बताए थे, तो इसमें जैसे इसमें संयुक्त व्यंजन है, ये है संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, तो इसको आपको इस हिसाब से करना है। मैम ये काम कितना रहता है? हाँ, रजिस्टर में, ये आपके काम कितना रजिस्टर में रहता है? करिए, रजिस्टर में करो। अच्छा, क्लियर है ये? आप लोगों ने यस लिख मैम। लिया, उतार लिया, ये उतारा? यस मैम। अब मैं इसको रब करूं क्या? इसको रब कर दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं इसको रब कर रही हूँ, है ना। जिसने नहीं लिखा तो एक बार और आप मेरे से पूछ लीजिए। रब कर दूं? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्वर जो है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, व्यंजन जो है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं लिखे मैम जा सकते। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं आ रही? अब आई? अब Your आई? voice is not come. बेटा, किसी बच्चों को तो आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। अब बताओ कैसे करूं मैं? अच्छा, अब इसके बाद जो है, मैं तो इतना जोर से बोल रही हूँ, अब हम करेंगे र के विभिन्न रूप जानेंगे। क्या जानेंगे? र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। तो र जो है, देखो, अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत शामिल र। तो य र, र किस में है? अंतःस्थ व्यंजन में आता है ना। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत शामिल र वर्ण प्रकंपित उपवर्ग में आता। प्रकंपित मतलब जिसको हम जब बोलते हैं तो हमको उसमें कंपन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? कंपन पैदा उसमें होता है। तो प्रकंपित उपवर्ग में ये आता है। यदि प्राणवायु जिह्वा को 2-3 बार प्रकंपित करके निकले, मतलब जो प्राणवायु यानी कि जब ऑक्सीजन जो बाहर आती है, वो जीभ को 2-3 बार अगर प्रकंपित करके निकले, प्रकंपित करके निकले मतलब तो, हेलो, आ रही आवाज? प्रकंपित करके निकले मतलब कि उसमें कंपन हो, है ना। तो प्रकंपित ध्वनि व्यंजन, तो प्रकंपित ध्वनि जो है व्यंजन होती है। हिंदी के विभिन्न वर्णों में र वर्ण ही ऐसा वर्ण है जिसमें एक से अधिक उसके स्वरूप होते हैं। मतलब र को हम एक से अधिक तरीके से हम र का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है आपको? आ रहा है समझ में? अब जैसे इसके र के कुछ नियम है, केवल एक र ऐसा वर्ण है जिसके कुछ नियम है। जैसे रेफ संबंधी नियम। कौन सा नियम है? पहला, रेफ संबंधी नियम। रेफ संबंधी नियम समझ में आ रहा है आपको? कैमरा नीचे करो, हम देख रहे हैं। कैमरा नीचे करो, रुको एक मिनट, प्रॉब्लम। अब देखो, आ रहा है? यस है ना? आ रहा है? तो एक तो होता है रेफ संबंधी नियम। ठीक है, रेफ संबंधी नियम कैसे होता है? र जो है वहां पर स्वर रहित होता है और ये अपने अगले वाले जो वर्ण के ऊपर होता है उसके सर पे सवार हो जाता है। जैसे एक शब्द है दर्द। क्या शब्द है ये? दर्द। समझ में आया ना? ये र की रेफ है। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो द प्लस अ। अब इसके बाद र यहाँ पर जो है वो स्वर रहित है। र जो है वो क्या है? स्वर रहित है।
इसलिए वो अपने आगे वाले वर्ण के सर पर सवार हो जाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं? यस क्लियर है? जैसे र की रेव संबंधी, र का पहला नियम, र के विभिन्न रूप हैं, इसमें पहला नियम है रेव संबंधी नियम, यानी कि जब र स्वर रहित होता है, यानी कि र के साथ जब स्वर नहीं होता, तो र जो है अपने आगे वाले वर्ण के सर पर सवार हो जाता है, यानी कि र की रेफ। जैसे ये द है ना, अब ये र कहाँ है, जब हम विच्छेद करेंगे तो र कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये स्वर रहित है, इसके साथ स्वर नहीं है, इसलिए वो आगे वाले अपने वर्ण के सर पर सवार हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है इसका एक नियम। अब जैसे एक शब्द है सूर्य, एक शब्द है सूर्य, अब स के साथ उ, और यहाँ पर है र और य और अ, यानी कि रेफ। रेफ किसको कहते हैं? र की रेफ, यानी कि जब र स्वर रहित होता है, र के साथ स्वर नहीं होता है, तो जो र है वो अपने आगे वाले वर्ण के सर पर सवार हो जाता है रेफ के रूप में। क्लियर हुआ? ये नियम क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बेटा बीच बीच में कुछ हाँ हाँ कुछ करो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा नियम क्या होता है, ये ठीक है ना, ये आपने देखा होगा ना ये वाला। तो अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ग्रंथ, या फिर आप शब्द है ग्रह। कौन सा शब्द है? ग्रह। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो ऊपर जो व्यंजन होता है ना, वो स्वर रहित है और रा ने इसको सहारा दिया, यानी कि रा है यहाँ पर तो क्या था कि रा स्वर रहित था, इसलिए वो आगे वाले वर्ण के सर पे सवार हो जाता है। इसको बोलते हैं पदेन रा। ये क्या होता है? ये होता है पदेन रा। ठीक है, इसको बोलते हैं पदेन रा। मैम पदेन रा मतलब? पदेन रा इसका मतलब जो पद पैर पे, यानी कि पदेन रा मतलब जो पैर पर रा लगता है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे हम ग्रह का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा ग। अब इसका मतलब ग के साथ स्वर नहीं है, अब स्वर किसके साथ है? र के साथ। समझ में आ रहा है? जहां पर र के पहले, ठीक है, र के पहले कोई वर्ण स्वर रहित हो, कैसा हो, उसके साथ स्वर ना हो, तो र जो है और उसके बाद स्वर रहित हो, तो उसमें र जो है वो पद पैर पे लग जाता है। यानी ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना, कि ये ग जो है वो लंगड़ा है यानी कि इसके साथ स्वर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो दूसरा उसको सहारा देता है ना, इसका मतलब र के साथ स्वर है, इसलिए उसने ग को सहारा दिया। यह है पदेन र। कुछ समझ में आया? यस मैम। क्या होता है, जैसे कोई एक वर्ण मतलब र के पहले, देखो र के पहले अगर कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित होता है, समझ में आया? र के पूर्व अगर कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो र जो है वो उसके पैरों पे लग जाता है, यानी कि र कहाँ आ जाता है? पैरों पे। ये ग है, ये खड़ी पाई वाले वर्ण है ना, खड़ी पाई वाले, तो ये कहाँ लग जाता है? यहाँ पर इस तरीके से ये लग जाता है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं पदेन रा। Yes, ma'am. कहते हैं पदेन रा। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये ग के नीचे ये पदेन रा है, तो इसका मतलब ग जो है वो स्वर रहित है, र के साथ स्वर है, और ख और अ। समझ में आया? अब ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे कि क्रम। क्या है? क्रम। अब क्रम जो शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर क जो है वो स्वर रहित है, क के साथ, क व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, इसलिए जो है र कहाँ लग जाता है? उसके पद पे लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि र क जो ऊपर वर्ण है, ठीक है ना, वो व्यंजन वर्ण है, वो स्वर रहित है, और र जो है वो स्वर के साथ है। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? देखो पहले जो मैंने आपको बताया था रेफ में क्या होता है कि र स्वर रहित होता है। ठीक है, देखो एक बार बताती हूँ।
र स्वर रहित होता है, इसलिए वो अगले वाले व्यंजन वर्ण के सर पे सवार हो जाता है। भाई लंगड़ा कैसे चलेगा, तो उस पर सवार हो जाता है र के सर पे। पदेन र में क्या होता है कि जो र होता है उसके पहले अगर कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो र भाई उसको सहारा दे देता है। यानी कि लंगड़ा, लंगड़ा मीन्स क्या, उसके साथ स्वर है ही नहीं, स्वर नहीं है मतलब कि उसका एक सहारा नहीं है, तो र जो है उसको सहारा देने के लिए उसको अपने सर पे सवार कर लेता है। ध्यान रख लो, ऐसे सुनो, मतलब एक कहानी जैसे समझ लो, समझने के लिए। समझ में आया? तो ये है पदेन। इसका मतलब होता है कि जो पहले जो व्यंजन वर्ण आएगा वो स्वर के रहित है, उसके साथ स्वर नहीं है। र जो है स्वर के साथ है, इससे र कहाँ जाता है, ड के पैरों में, मतलब खड़ी पाई है ना, इसलिए ये इस तरीके से लगता है। कुछ समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? अच्छा, तो मुझे जम्हाई लेता हुआ महसूस हुआ, क्यों, नींद पूरी नहीं की थी? अब इसके बाद है थर्ड नियम। देखो ये दूसरा, पहला तीसरा नियम है, जैसे अगर मान लीजिए ड और ढ जैसे व्यंजन होते हैं, अब इसमें र जो है ये पदेन र कैसे लगेगा, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि र जो है वो इस तरीके से कहाँ लग जाता है, ये लग जाता है, ये। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको। ड्रम एक शब्द है, क्या है, ड्रम। अब आप सोचोगे कि ड्रम कैसे, मैं इसको भाई इसका वर्ण विच्छेद कैसे करूं मैं, ठीक है ना? मन में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? तो बेटा मेरे साथ साथ थोड़ा सा आप लोग है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ड्र, अब इसको भी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आएगा ड, ड के साथ स्वर नहीं है। अब आगे र, ये र जो है र के साथ स्वर है। अब क्या होता है, खड़ी पाई वाले जो शब्द होते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, ठीक है ना, या य है, खड़ी पाई वाले समझ रहे हो, जिसमें मतलब इस तरीके से आता है। जैसे कि कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे क है, क में र इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है, ख में र जो है वो इस तरीके से लग जाएगा। अब यह है, इसमें र ऐसे लग जाएगा। लेकिन अब ड और ढ, इसमें र कैसे लगेगा भाई? ऐसे आपने कभी लगा देखा है क्या, इस तरीके से देखा है क्या? नहीं देखा ना? मैम थोड़ा हाँ बोलो। नो मैम। नहीं देखा ना? ढ में, ड और ढ में, तो इस दोनों में इस तरीके से लग जाता है। कैसे लग जाता है? ये ऐसे। तो अब जैसे ड्र म के साथ स्वर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है क्लियर? बात एक ही है, लेकिन क्या होता है, ये भी र का बात एक ही है, बात में कोई फर्क नहीं है, किंतु जो पदेन र है, खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, है ना, खड़ी पाई वाले, उसके तो इस तरीके से लग जाता है। लेकिन जो खड़ी पाई वाले नहीं होते हैं, जैसे ड है, ढ है, तो उसमें वो इस तरीके से लगता है। बात एक ही है, लेकिन वो ऐसे लग जाता है। क्लियर हुआ? अब है ना, जैसे ट है, मैम करता हाँ क्या हुआ? हाँ बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज क्लियर नहीं है, बोलो। अब जैसे ड है, ड, अब ये ट है, ट, अब ट में कैसे लगेगा? ट में भी र इस प्रकार से लगेगा, पदेन र, इसको क्या कहते हैं? पदेन र। तो जैसे ट है, ढ है, ट है, ढ है, तो उसमें पदेन र इस तरीके से लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट है, ट, ये क्या बोलते, स्वर रहित हैं ये व्यंजन, और इसमें र जो है इस तरीके से लगेगा। जैसे ट्रेन एक शब्द है, ट्रेन, ठीक है। अब ट्रेन का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो कैसे होगा? ट, ठीक है ना, क्या होगा? ट, ट के साथ स्वर नहीं है, र के साथ कौन सा स्वर है? ए स्वर है, और ये न के साथ आ। क्लियर हुआ? क्लियर मैम हुआ? कर्तव्य मुक्त का किससे होगा वर्ण विच्छेद? किसका किसका? कर्तव्य मुक्त।
कर्तव्य मुक्त बहुत आसान मैम है। कर्तव्य मुक्त। अरे बेटा बहुत आसान है, वो ये रेफ वाला आएगा उसमें। कर्तव्य मुक्त तो बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ। आप थोड़ा सा प्रयास करो, आ जाएगा आपको। आप कोशिश करो। कर्तव्य यानी कि यहाँ पर र जो है कौन सा है, र की रेफ है। कर्तव्य, बड़ा नहीं है आवाज। कर्तव्य मुक्त ना, पापा फोन अरे घुमाना नहीं थी आवाज। बहुत आसान है। Yes, ma'am. कर्तव्य मुक्त में है क्या, क के साथ अ, ठीक है ना। अब यहाँ पर र की रेफ यहाँ है ना, और लेकिन र लिखा कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि ये स्वर रहित है इसलिए स्वर नहीं है इसके साथ, इसलिए आगे वाले वर्ण के सर पे सवार हो गया। अब यहाँ पे ये र जो है वो स्वर के बिना है, ठीक है, र के साथ स्वर नहीं है, ठीक है। अब ये त के साथ ये के, अब यहाँ पर व भी जो है वो क्या है, स्वर रहित है, ठीक है ना। अब इसको नीचे लिख रही हूँ क्योंकि आगे शायद दिखेगा नहीं आपको। अब यहाँ पर य के साथ अ स्वर, अब म के साथ उ स्वर, क के साथ स्वर नहीं है, और त के साथ स्वर है। अब हो गया, आया समझ में। तो कर, र कहाँ सुनाई दे रहा है, र कहाँ सुनाई दे, कर। अब पूरा रा होता तो हम बोलते कर्तव्य, लेकिन यहाँ पर र जो है वो स्वर रहित है, इससे कर्तव्य, मतलब एकदम जल्दी से बोलेंगे कर्तव्य, है ना, वो हमें पता चल जाएगा हम जब सुनेंगे। यहाँ पर र जो है वो आधा है, र आधा है मीन्स र के साथ स्वर नहीं है, और र के साथ स्वर नहीं है तो वो अपने आगे वाले जो व्यंजन है उसके सर पे सवार हो जाता है। समझ में आ रहा है, एकलव्य आ गया समझ में, Yes, ma'am. है ना Yes, ma'am. एकलव्य। अब ये दोनों एक ही बात है, देखो जो खड़ी पाई वाले जो शब्द होते हैं उसमें जो पदेन रा है वो खड़ी पाई के साथ लग जाता है, क्लियर है, ये खड़ी पाई वाले। और जहां पर ड है, ढ है ना, ट है, जहां पर खड़ी पाई नहीं है तो उसके यहाँ पर इस तरीके से ये डबल ऐसे लग जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये है सब पदेन रा समूह। अब जो है श तथा स जो स्वर रहित होते हैं उसके साथ र का प्रयोग कैसे होता है, श और स। जैसे एक शब्द देख लो, श र, श और र मिलके बनता है श, क्या मिलके बनता है, श, ठीक है। तो और स के साथ स और र जो है वो मिलके बनता है, स और र जो मिलके बनता है वो बनता है आपका त्र, क्या बनता है, त्र, इस तरीके से। समझ में आया, जैसे ये त्र और यहाँ पे ये लग गया त्र। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये आपको, Yes, ma'am. है ना। तो Yes, अब ma'am. जैसे श में र कैसे लगेगा, श के साथ अगर र है तो वो कैसे लगेगा, वो लगेगा जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया श्रीमती, ठीक है। अब श्रीमती का वर्ण विच्छेद भाई कैसे करोगे, तो श्रीमती का वर्ण विच्छेद कैसे करोगे आप, श र ई, और फिर उसके बाद आगे का तो आपको आ ही जाएगा, आ जाएगा ना आगे का तो मती का तो आ ही जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से एक शब्द है स्रोत, क्या शब्द है, अब मैंने आपको दिया कि भाई सृष्टा या फिर आप स्रोत का जो है वो वर्ण विच्छेद आपको करने हैं। अब आप तो सोचते ही रह जाओगे कि भाई ये मैम ये कैसे करें हम, है ना, स्र का कैसे करें, तो स्र का कैसे करेंगे। अब जैसे एक शब्द है स्रोत, ठीक है, अब इसका वर्ण विच्छेद आप तो सोचोगे कि कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसमें करेंगे स र और ओ, फिर उसके बाद स और ह। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये, स के साथ र कैसे लग जाएगा, स के साथ जो है र कैसे लगता है, ये स और ये र, तो इसको क्या बोलते हैं स्र, क्या बोलते हैं स्र। स के साथ किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, र की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये हो गया स्र। तो इसमें स जो है स्वर रहित है, र स्वर के साथ है, और ये स और आ।
क्लियर हुआ ये आपको? अरे हाँ ना, कुछ तो बताएं। समझ में आया? जाते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ये? यस मैम। हमको ये कॉपी में करना है क्या? क्या मैम हमको ये कॉपी में करना है क्या ये सब? बेटे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए आपको नियम बताए हैं मैंने, ठीक है ना, आपको, ताकि आप समझ जाएं। तो मैं जैसे मैंने मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कॉपी में उतार रहे हो क्या इसको? नो मैम, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा, ले रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यस मैम। आ जाएगा ना? यस मैम। एक्चुअली देखो, इसमें क्या है, इसमें बस क्वेश्चन आपको क्या जाएगा, क्वेश्चन आप लिखोगे। अगर इसका तो बस ये लिख सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। बाकी आपको तो मेन तो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में आपको किस किस प्रकार से हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। र के विभिन्न रूप आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि आपको मान लीजिए कर्म शब्द आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि र की ये रेफ वाला कैसे इसका वर्ण विच्छेद होगा, या फिर पदेन र आ जाए, क्रम आ जाए, ठीक है ना, सृष्ट आ जाए, सृष्टि आ जाए, तो आपको इसके वर्ण विच्छेद आपको क्लियर होने चाहिए, है ना, कैसे करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये र के विभिन्न रूप आपको मैंने ये बताए। मैम जो आपने सुबह कराया वो कॉपी में करना है ना? कॉपी में मैंने जो करवाया, बेटा एक बार बताऊं आपको, क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं ना। वर्ण के 2 भेद है, तो स्वर और व्यंजन। स्वर 11 है, व्यंजन जो है वो 37 है। अ से लेकर के क्या बोलते हैं आपका अ तक जो है स्वर है ना। क से लेकर के ये आप मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा लिख लीजिए। और मेन है वर्ण विच्छेद, जो मैंने आपको 10 शब्द, आप ऐसा करो परिभाषा लिख लो, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। और Yes, उसके बाद ma'am. आपको मैंने जो 10 शब्द जो आपको मैंने करवाया है ना, उसका वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। यस। तो आज तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद वो बता दिए हैं और आपको र के विभिन्न रूप बताए हैं, ताकि आपको वर्ण विच्छेद में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको पता हो कि र के कितने रूप होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद र संबंधी मतलब हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, र की रेप वाली आएगी या पदेन र आएगा, ये बताया। कल हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है, क्लियर। तो जैसा मैं कराती जा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कल फिर से पूछ सकते हैं। और जो भी काम मैं करा रही हूँ उसको बेटा करिए, काम सफाई से करिए, क्योंकि आपके रजिस्टर के भी मार्क्स होते हैं, आपकी कॉपी के भी मार्क्स जाते हैं। फिर गंदी कॉपी हुई, साफ कॉपी नहीं हुई, काम पूरा नहीं हुआ, तो मैं मार्क्स आपको भेज नहीं पाऊंगी, मैं आपके मार्क्स। समझ में आया? इस बात का आप ध्यान रखें। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा, बेहिचक पूछें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप पे आप मेरे को ये बात आप मुझे बताएं कि मैम हमें ये दिक्कत आ रही है, और यथासंभव मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर करने की कोशिश करूंगी। एक बात और मुझे आप ये बताओ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर है या नहीं है, ये बताएं मुझे। मैम क्लियर है। क्लियर है? क्योंकि कल को मैं ये सुनना नहीं चाहती कि नहीं मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, या मैम का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, मैं अपने पढ़ाने में, अपने अध्यापन में थोड़ा सा चेंज करूंगी, जिससे आपको समझ में आए। क्योंकि मेरा क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। आज हम यहीं विराम देते हैं। कल मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। सुबह हम कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे आपसे फिर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय मैम। बाय बेटा, बाय Bye, ma'am. बाय।